फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाएंगे हम इनोलेट्स के थ्रू। तो इनोलेट यहाँ पर ये एक नया नाम आया है कि इनोलेट्स क्या होते हैं। तो पहले हम चलो इसे ही देख लेते हैं इनोलेट्स क्या होते हैं। ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर कोई भी ग्रुप हम ले सकते हैं। यहाँ पर मेन हमें मतलब किस चीज़ है कि एक कार्बोनिल ग्रुप C+O होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है उससे एडजेसेंट कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पर ये CO कार्बोनिल ग्रुप है, ये इससे एडजेसेंट कार्बन है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती हैं, अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगी उन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होती हैं ये होती हैं एसिडिक हाइड्रोजन भी हम इन्हें बोलते हैं। अब एसिडिक हाइड्रोजन्स क्या होती हैं, वो हाइड्रोजन जो एज H पॉजिटिव आयन ईजिली रिमूव हो जाएं। तो इन कंपाउंड्स में ये जो हाइड्रोजन है ये एज H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव हो जाती है जब हम इसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। नॉर्मली हम एसिड की बात करें जैसे HCl एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करें या फिर कोई भी और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें क्या होता है ये वाली जो हाइड्रोजन है या सल्फ्यूरिक एसिड में ये दोनों ही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, ये यहाँ से इजीली रिमूव हो जाती है एज H पॉजिटिव आयन। तो सिमिलरली इन दिस कंपाउंड या दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ये जो अल्फ़ा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होती है ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है और ये रिमूव हो जाती है यहाँ से एज H पॉजिटिव आयन। अगर हम नॉर्मल CH बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और इसी वजह से ये बॉन्ड नॉन पोलर होता है और यहाँ से हाइड्रोजन ईजिली रिलीज नहीं होती है। लेकिन जब इस कार्बन के पास हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी और ये कार्बन ट्राई करेगा इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। और ये हाइड्रोजन ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों इस कार्बन को देके एज H पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होता है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑलमोस्ट नॉन पोलर था, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी नॉन पोलैरिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, इस बॉन्ड को ये पोलर बना देता है। तो यहाँ पर भी सेम हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऑक्सीजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये हम सबको पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और इससे ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो हमारे पास जिस भी चीज़ की कमी होती है, मान लो कोई चीज़ हमें चाहिए नहीं है तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि अपने आस पड़ोस से अगर मिल जाए तो हम वहीं से लेते हैं। तो ये कार्बन भी क्या करेगा, अपने नेबरहुड में देखेगा कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट करने की तो ये भी वैसे ही करेगा सेम। अब ये इससे का जो एडजेसेंट कार्बन है ये वाला, ये ट्राई करेगा कि मुझे इससे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाए और ये कार्बन ट्राई करेगा इस हाइड्रोजन से। तो एक तरह से ऑक्सीजन ने डिमांड की इस कार्बन से, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये कार्बन डिमांड करता है इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की और ये कार्बन इस हाइड्रोजन से। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन को दे देता है और एज H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल जाता है। तो जब ये एज H पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है तो बनता क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों, ये तो इस कार्बन के पास आ गए, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये वैलेंसी हम इनकी कंप्लीट कर लेंगे हाइड्रोजन या कोई भी और R ग्रुप लगा के। ये आयन बन गया हमारे पास एक एनायन, और ये एक स्टेबल एनायन होता है क्योंकि ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है। इसका एक और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये नेगेटिव आयन इधर डबल बॉन्ड बना लेगा और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था ये ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे।
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एनायन बना है स्टेबल एनायन है, रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड कंपाउंड एनायन होगा ये, और इसे ही हम बोलते हैं इनोलेट आयन या इनोलेट एनायन। दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखते हैं कि ओवरऑल हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ दिखाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, सेम इन केस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड की एक स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, और इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है जो एक बार ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है एक बार इस कार्बन के ऊपर, उसको हम दिखा देंगे इस टाइप से। तो ये है हमारे पास इनोलेट एनायन, जो हम नाम लेके चले हैं कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, की इनोलेट के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे। तो ये पहले हम जो भी कंपाउंड लेंगे उससे इनोलेट एनायन बनाएंगे और फिर उसके थ्रू हम अलग अलग कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे। अब देखो इस एनायन हम बोल रहे हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो ये एक्ट करेगा लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। तो जिस भी कंपाउंड के साथ हम इस इनोलेट एनायन की रिएक्शन करवाएंगे ये वहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। तो दूसरे कंपाउंड पर जहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ऐसा सेंटर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ये न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग से इसकी सिंथेसिस करेंगे। अब देखो अगर हम कंपैरिजन करके देखें, जैसे जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेके चलते हैं, इसमें ये वाली हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है। अगर हम नॉर्मल बेस के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये वहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगने से, ये कार्बोनिल ग्रुप लगने से ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक तो हो गई है, लेकिन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हुई है कि हम किसी नॉर्मल से माइल्ड बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए। ये काफ़ी वीकली एसिडिक है और इसे रिमूव करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, जैसे सोडामाइड वगैरह, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो इस हाइड्रोजन को जब भी हमें ये प्रोटॉन निकालना होगा तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे, या फिर कोई भी अल्कोक्साइड हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये कंडीशन याद ध्यान रखनी है कि जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ही होंगी। एक और भी मेथड है कि अगर हम इसकी ये जो हाइड्रोजन है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ही कुछ ऐसा करें कि ये थोड़ी सी और ज़्यादा एसिडिक हो जाए, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये और भी ज़्यादा पोलर हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, अगर हम इस कार्बन के साथ एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, एक और ऐसा ग्रुप लगा दें जिससे ये हाइड्रोजन और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। देखो अगर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो 2 कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसका रिमूवल ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी राइज होता है कि बहुत सारे अल्फ़ा कार्बन्स दिख रहे हैं, तो कौन सी अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव होगी। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये भी इससे अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बन है और ये वाला भी अल्फ़ा कार्बन है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो यहाँ से भी क्या है, ये एक अल्फ़ा कार्बन है और ये भी एक अल्फ़ा कार्बन है। तो यहाँ पर देखो 3 पॉसिबिलिटीज़, मेनली हम 2 पॉसिबिलिटीज़ मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप तो सेम है, इन दोनों में से तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकले कोई चेंज नहीं होगा मॉलिक्यूल में। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकले और एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकले। तो जब हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि एक से ज़्यादा ये चांस है कि हम कहाँ से हाइड्रोजन निकालें, उस केस में हम चेक करते हैं कि कौन सी हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि कौन सी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा पोलर है या कौन सी हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, जो ये वाले ऑक्सीजन है ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, ऑक्सीजन के पास आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अब ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेगा, या तो इस कार्बन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाए या फिर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाए। चलो मान लेते हैं कि ये A% ट्राई करता है इधर से अपने इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी कमी कंप्लीट करने के लिए, और A% ही इधर से कोशिश करता है, मतलब 50% इधर डिमांड करता है, 50% इधर डिमांड करता है। सिमिलरली हम इस कार्बोनिल ग्रुप में भी सेम वही होगा, ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन भी ट्राई क्या करेगा, कुछ परसेंट ये कोशिश करेगा मुझे इधर से मिल जाए, कुछ परसेंट ये इधर से। सेम हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये A% डिमांड कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी है वो इस तरफ से कंप्लीट हो जाए, और A% इधर से। अब ओवरऑल देखो, इसके पास जो इन दोनों के पास जो डिमांड आई इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब थोड़ी बहुत इन दोनों कार्बन्स ने जो ट्राई की इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, वो A% थी। और इस कार्बन के पास क्या था, इधर से भी थोड़ी सी कोशिश की गई कि इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, और सेम इस कार्बन ने भी थोड़ी ट्राई की कि मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ओवरऑल जो पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ पे ट्वाइस हो गई है, क्योंकि दो कार्बोनिल ग्रुप हैं और दोनों ही इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ से इस वजह से ये वाले जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा एसिडिक होंगे, और यहाँ से जब भी हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं उनके बीच में जो कार्बन होगा उसी कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव होंगी। अब ये हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा। रेजोनेंस जब हम इनोलेट एनायन बनाएंगे और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे भी ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। जब बेस के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चलो चेक करते हैं। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। अब अगर हम इस इनोलेट एनायन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, और जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास गए। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो डबल हेडेड एरो लगेगा। एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, वो कैसे होगा, देखो एरो तो यहाँ से मैं नहीं लगा के दिखा रही हूँ। अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए, सेम पॉसिबिलिटी तो इधर भी है कि इधर डबल बॉन्ड बनाने की बजाय ये कार्बन डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होके इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एज इट इज़ है, और इधर बन गया नेगेटिव, और ये CH3। तो यहाँ पर देखो ऐसे कंपाउंड्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बने हैं इनोलेट एनायन के, वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलती तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते, एक में इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आता और दूसरे में इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आता। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनते, थर्ड की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। और ये तो हमें पता है कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ ये हाइड्रोजन रिमूव करने से जो एनायन बना है, जो इनोलेट एनायन बना है, उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से या यहाँ से रिमूव करते हैं तो जो इनोलेट एनायन बनेगा उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा ही कंपाउंड स्टेबल होगा, इसलिए ये वाला इनोलेट एनायन ज़्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन यहीं से रिमूव होगी। अब ये जो इनोलेट एनायन है हमने ये तो देख लिया बनता कैसे है। अब ये देखते हैं कि इसको इनोलेट नाम ही क्यों दिया गया। तो एक बार मैं फिर से लिखती हूँ। जैसे हमारे पास ये है कोई इनोलेट एनायन, और अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर हम यहाँ पर
थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, कहीं से भी H पॉजिटिव आयन इस कंपाउंड में ऐड कर देते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन इस कार्बन के, जब ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा तो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। तो हम दोनों ही कंपाउंड बना के देखते हैं। यहाँ से तो बन गया कीटोन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कीटोफॉर्म। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो क्या होता है, ये कंपाउंड बन गया और इसको हम बोलते हैं इनोल। इन मतलब अल्कीन बन रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ओल अल्कोहल में लास्ट में हम ओल वर्ड यूज़ करते हैं, तो इन ओल। तो जब एक कंपाउंड इसमें बन रहा है वो इनोल बन रहा है, और इनोल से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो जो आयन बनेगा इनोलेट आयन। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में होते हैं कि जो टोटम, जब हम कीटोन की टोटमराइजेशन करवाते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। और मेनली जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ यही देखेंगे कि यहाँ पर जो एनाइन बन रहे थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर हम उसका प्रोटोनेशन करवाते हैं तो एक कीटोफॉर्म बनती है और एक इनोल फॉर्म बनती है। कीटोफॉर्म तो वही है कीटोफॉर्म, इसी फॉर्म से तो हमने ये वाला एनाइन बनाया था, और उस एनाइन का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना जिसके थ्रू हमें इनोल फॉर्म भी मिल सकती है। ये इनोल या कीटोफॉर्म हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ यहाँ से इसका नाम देखना था कि हम इसे इनोलेट आयन क्यों बोलते हैं। तो अब ये थे इनोलेट आयन, हम इनको कैसे बना सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंपाउंड से इनोलेट आयन बनाएंगे और क्या क्या उनसे सिंथेसाइज करेंगे ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे एक डाई इथाइल मेलोनिक एस्टर। डाई इथाइल मेलोनिक एस्टर जिसका फॉर्मूला होगा CH2 COO C2H5। सेम यहाँ पर एक और सेम ग्रुप ऐड हो जाएगा COO C2H5। डाई इथाइल, ये वाला भी एक इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे डाई इथाइल। और 3 कार्बन्स, जो एक मैं फिर से लिखती हूँ, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड। जब मेलोनिक एसिड से ये हम एस्टर बनाते हैं, एस्टर बनाए हमने यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया, सेम R ग्रुप है इथाइल, तो इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल मेलोनिक एस्टर। तो इस मेलोनिक एस्टर से हम पहले इनोलेट एनाइन बनाएंगे और उसके बाद हम इसे अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे। तो यहाँ से जो इनोलेट एनाइन बनाएंगे तो जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एक बेस को यूज़ करके, फिर एनाइन बन जाएगा और ये फिर आगे फर्दर रिएक्शन करेगा। जो सेकंड कंपाउंड हम जिससे सिंथेसिस करवाएंगे वो होगा इथाइल एसिटो एसीटेट। इथाइल एसिटो एसीटेट, और इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। इथाइल ये वाला जो ग्रुप है एसिटो एसीटेट, इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन्स कौन सी हैं, जो ये कार्बन है, इन 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में आ रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी एज ए H पॉजिटिव आयन, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये मान लो फिर रेजोनेंसली स्टेबलाइज होगा, एक बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एक बार इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये है इथाइल एसिटो एसीटेट और डाई इथाइल मेलोनिक एस्टर, जिसके थ्रू हम अलग अलग रिएक्शंस करके देखेंगे। तो चलो एक बार थोड़ी बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इन दोनों से इनोलेट एनाइन बनाएंगे और किस टाइप की रिएक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेलोनिक एस्टर से। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस हैं, देखने में ये लगेगा कि बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं, पर ट्राई करके देखना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। बहुत ही इजी चैप्टर है, काफ़ी मतलब सिंपल रिएक्शंस हैं बिल्कुल। तो ये हमने लिया मेलोनिक एस्टर, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ, वो हम ले लेते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी,
और वो हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ही यहाँ से मतलब ये लाइक बेस एक्ट करेगा, और वो क्या बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, और यहाँ से इथेनॉल एज ए साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। अब देखो क्या रह गया है, CH COO C2H5। सिमिलरली एक और ग्रुप है, इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ में इसको बैलेंस करने के लिए है सोडियम आयन। यहाँ पर हम इसको ये बात और ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के कंपाउंड होते हैं तो हम कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आयंस की फॉर्म में ही दिखाते हैं। सीधा कार्बन और सोडियम के बीच में डायरेक्ट ऐसे बॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ ये अपोजिट आयंस हैं तो एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। अब ये बन गया हमारे पास मेलोनेट एनायन। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर हम, तो एक बार ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, सेकेंड टाइम ये इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, अगर ये इधर बॉन्ड बनाता है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये इधर आ गया C2H5, जो इधर वाली ऑक्सीजन थी वो एज इट इज है। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो ये नेगेटिव आयन था ये इधर बॉन्ड बना लेगा, और ये इस कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो CH ऊपर वाला एज इट इज रहेगा इस बार। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज C2H5। ये है मेलोनेट एनायन या डाई इथाइल मेलोनेट आयन। अब इससे देखो हम आगे सिंथेसिस कैसे करवाएंगे। जो हमारे पास ये मेलोनेट एनायन बन गया है, हम इसे ही लेके चलेंगे पहले। जो ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बनाए हैं, जब हम रिएक्शंस करेंगे तो सिर्फ इसी एक पोर्शन को लेके चलेंगे। तो चलो आगे हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये मेलोनेट एनायन है, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड में जो भी हैलोजन होगा, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है हैलोजन्स की। अपने अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और ये वाला कार्बन उस कार्बन पे अटैक करेगा जो डायरेक्टली अटैच है किसी भी हैलोजन के साथ। तो यहाँ से देखो सोडियम पॉजिटिव था, यहाँ से हैलाइड आयन है, तो ये सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन के साथ ऐड हो गया ये R ग्रुप। ये बन गया हमारे पास CH, जो ये दोनों ग्रुप थे हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ एक R ग्रुप आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड को मोनो अल्काइल मेलोनिक एस्टर। अब यहाँ पर जो मोनो अल्काइल प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसमें देखो जो ये कार्बन था अल्फा कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को तो हमने रिप्लेस कर दिया किसी R ग्रुप से, लेकिन एक हाइड्रोजन और भी है इसके पास। हम सेम स्टेप्स रिपीट एक बार फिर से रिपीट करके एक कोई और अल्काइल ग्रुप भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर से हम बेस यूज करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से कोई और अल्काइल हैलाइड हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक और R ग्रुप। तो उसको चलो एक ही स्टेप में कर देते हैं। पहले हम यूज़ करेंगे बेस सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अलग अलग स्टेप में करके देखते हैं। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और साथ में ये दोनों ग्रुप ऐड है। और इसके साथ है सोडियम पॉजिटिव। फिर से हम कोई और अल्काइल हैलाइड सेम भी ले सकते हैं या डिफरेंट अल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर R- आ जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा सोडियम हैलाइड। कार्बन है, इसके साथ में जो एस्टर ग्रुप थे वो एज इट इज हैं,
और यहाँ ऐड हो गया है 2 अल्काइल ग्रुप्स। तो ये अल्काइल ग्रुप हमें जो भी कंपाउंड बनाना होगा इससे, उसी के अकॉर्डिंग हम इन ग्रुप्स को चेक करेंगे। और ये भी देखें कि हमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगाने की ज़रूरत है या 2 अल्काइल ग्रुप्स लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो इसे हम बोलेंगे डाई अल्काइल, या जो भी ग्रुप होंगे जैसे इथाइल मिथाइल है या सेम ग्रुप है डाई इथाइल डाई प्रोपाइल, उसके अकॉर्डिंग नाम ले लेंगे इनका। डाई अल्काइल मैलोनिक एस्टर, ये कंपाउंड बन गया है। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और हाइड्रोलिसिस के बाद देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो चलो डाई अल्काइल मैलोनिक एस्टर लेते हैं। 2 R ग्रुप हैं। दीज आर ग्रुप्स में बी सेम और डिफरेंट एज पर रिक्वायरमेंट। अब इस कंपाउंड की हम करवाएंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस, या फिर सिंपली हम हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। NaOH ले लो यहाँ पे। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो एस्टर ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एस्टर की हाइड्रोलिसिस हमें पता है क्या होता है, एक अल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे 2 एस्टर ग्रुप हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये जो R ग्रुप हैं एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पर आ गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया इधर। और ये जो बॉन्ड था दोनों ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, साथ में मिलेंगे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अब यहाँ पर देखो एक ही कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसे हम क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या है, अगर हम इसको 1 नंबर दें तो ये हो गया सेकंड कार्बन और ये हो गया थर्ड कार्बन। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर है और एक थर्ड पर है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक ही कार्बन के ऊपर जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वो थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। जब हम इसको हीट करेंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा हीट करते ही यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिलीज हो जाएगा एज ए CO2 गैस, और ये बन जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ आ जाएगी एक हाइड्रोजन, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो हम मैलोनिक एसिड लेके चले थे, उसका हमने अल्काइलेशन करवाया, फिर डाई अल्काइलेशन करवाया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद जब हम उसे हीट करते हैं तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जितनी भी हम रिएक्शंस करवाएंगे, जितने भी कंपाउंड हम बनाएंगे मैलोनिक एस्टर से, सब में सेम स्टेप होंगे, सिर्फ हमें चेंज कहाँ करना है कि ये R ग्रुप हम क्या लेंगे, ये डिपेंड करता है हमें बनाना क्या है। तो हम इससे क्या क्या बना सकते हैं वो देखते हैं अभी। फर्स्ट हम इसे बना सकते हैं मोनो अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमने बना दिया। मोनो अल्काइल का मतलब क्या है कि सिर्फ एक बार ही हम अल्काइलेशन करवाएंगे, सेकंड स्टेप नहीं रिपीट करेंगे। ये जो R और R डैश हमने 2 ग्रुप लिए हैं, इनकी जगह हम सिर्फ एक ही ग्रुप लेंगे। तो पहला स्टेप ही करेंगे, सेकेंड टाइम ये रिएक्शन हम रिपीट नहीं करेंगे। सेकेंड हम बना सकते हैं सेम इसी की तरह डाई अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये कंपाउंड हमने बनाया है, अगर यहाँ पर एक ग्रुप नहीं होगा, मान लो ये वाला R ग्रुप नहीं है, तो RCHCOOH ये लीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब हम डाई अल्काइलेशन करवा सकते हैं तो ये ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। थर्ड हम इसे बना सकते हैं कीटो एसिड। कीटो एसिड के लिए क्या करना होगा, हमें ये R ग्रुप इस टाइप से चूज करना होगा कि इसमें CO ग्रुप भी हो। यहाँ पर हमने क्या करवाया, इसका अल्काइलेशन करवाया है। कीटो ग्रुप के लिए हमें क्या करवाना होगा, असाइलेशन। और असाइलेशन में हम ऐड करते हैं RCO, ये वाला ग्रुप हम ऐड करते हैं। जैसे अल्काइलेशन में हम R ग्रुप ऐड करते हैं, असाइलेशन में RCO ग्रुप। और RCO ये वाला ग्रुप ऐड करने के लिए हम क्या कंपाउंड लेके चलते हैं, या तो हम एसिड क्लोराइड लेंगे या हम एसिड अनहाइड्राइड लेते हैं।
एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा। जहाँ हमने R लिखा है यहाँ क्या आ जाएगा COR, और ये बन गया कीटो एसिड। हम इससे बना सकते हैं नेक्स्ट कंपाउंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहीं पे बन गया है 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इस कंपाउंड को हीट नहीं करते हैं तो जो भी 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें चाहिएगा वो हम यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम और भी बना सकते हैं यहाँ से 1,4 या फिर 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कितनी भी लंबी चैन हम कर सकते हैं। ये R ग्रुप तो कुछ भी हो, बीच में हम इधर यहाँ पर जितनी मर्जी उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऐड कर सकते हैं। जब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे तो इसे डीपली स्टडी करेंगे। 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,6, 1,7, मतलब इस चैन को कितनी भी लंबी कर सकते हैं। एक और कैटेगरी के कंपाउंड हम बना सकते हैं इससे, वो है साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोअल्केन जैसे ये है, कोई भी हमने साइक्लोअल्केन ले ली और यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 5 कैटेगरीज हैं कंपाउंड की जो हम मेलोनिक एस्टर से सिंथेसाइज कर सकते हैं। मोनो अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटो एसिड बना सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।